हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है और पार्टनरशिप फॉर्म के क्या क्या असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कि भाई पार्टनरशिप आया कहाँ से। ठीक है, तो देखो, सोल ट्रेडर होता था या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप, कहने का मतलब है जिसके अंदर एक ही व्यक्ति होता था जो कि क्या करता है, अपना पैसा भी लगाता है, जो भी रिस्क इन्वॉल्व है बिजनेस के साथ में वो भी बियर करता है, और उसके साथ साथ जो बिजनेस के जो भी अफेयर्स हैं उनको कंट्रोल भी करता है। यानी कि जो अलग अलग काम है, जैसे सेलिंग का काम, फाइनेंस का काम, मार्केटिंग का काम, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, तो ये सारे के सारे काम कौन करता है, एक ही व्यक्ति करता है। ठीक है, अब स्मॉल स्केल तक काम चल रहा था तो ठीक था, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस लार्ज स्केल की तरफ बढ़ने लगेगा तो उसको डिफ़िकल्टीज आएंगी, क्योंकि उसको एक व्यक्ति जो है उसको सारी की सारी स्किल्स नहीं हो सकती उसके पास, उसको सभी फील्ड्स की नॉलेज नहीं हो सकती है। ठीक है ना, और वो जब बिजनेस के अफेयर्स बढ़ने लगेंगे लार्ज स्केल की तरफ, तो वो उन बिजनेस अफेयर्स को अकेले कंट्रोल नहीं कर सकता और उसको ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए हमें क्या पड़ी, एक ग्रुप ऑफ पर्सन की ज़रूरत पड़ी, जो कि क्या करेंगे, जिनके पास जो अपनी कैपिटल भी लेकर के आएंगे, जिनके पास स्किल होगी, नॉलेज होगी। तो जब एक ग्रुप ऑफ पर्सन काम करता है एक पर्सन के कंपैरिजन में, तो रिजल्ट जो है वो और भी ज़्यादा बेटर आता है, क्योंकि सभी पर्सन्स जो है वो मिलकर काम करते हैं, सभी के अपने अपने आइडियाज़ होंगे, अपनी स्किल्स होंगी, अपनी नॉलेज होंगी। ठीक है ना, तो एक सोल ट्रेडर जो है, एक सोल प्रोप्राइटर जो है, एक व्यक्ति जो अकेला बिजनेस को मैनेज कर रहा था, उसकी कैपेसिटीज़ लिमिटेड होती है, उसकी सोचने की क्षमता, उसकी काम करने की क्षमता। ठीक है ना, सब कुछ लिमिटेड होता है, तो इसीलिए ग्रुप ऑफ पर्सन की ज़रूरत पड़ी जो इकट्ठे आए और मिल करके जो है बिजनेस करें। ठीक है, तो इस वजह से जो है पार्टनरशिप हमारा वो आया, और पार्टनरशिप के अंदर एग्रीमेंट भी होता है। तो इसी से हम अपना बना सकते हैं कि जो पार्टनरशिप है वो क्या होता है। पार्टनरशिप एक रिलेशन है दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में, जो कि क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ठीक है, अब बात आती है डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप की। तो डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या बोलता है कि जो सेक्शन 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है। सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली इन्होंने हमें डेफिनेशन बताई है। तो डेफिनेशन हमारी क्या बोलती है कि जो पार्टनरशिप है इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। जो पार्टनरशिप है वो एक संबंध है दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में, जो कि क्या करते हैं, एग्री करते हैं प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए बिजनेस के, जो वो कैरी सभी उन सभी के द्वारा कैरी किया जा रहा है या फिर किसी एक व्यक्ति के द्वारा कैरी किया जा रहा है, जो कि उन सभी के बेसिस पे एक्ट कर रहा है। तो पार्टनरशिप एक संबंध है दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में, जो कि क्या करते हैं, बिजनेस कैरी ऑन करते हैं और एग्री करते हैं प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए। ठीक है, अब मूव करते हैं अपना फीचर्स, एलिमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। तो सबसे पहला आप इनको फैक्टर्स भी बोल सकते हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस एक पार्टनरशिप फॉर्म के लिए। सबसे पहला आता है बच्चे, टू और मोर पर्सन्स, यानी कि दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति। तो देखो, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2% टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को बनाने के लिए दो व्यक्तियों की ज़रूरत तो है, एक अकेला व्यक्ति खुद के साथ में पार्टनरशिप थोड़ी ना कर सकता है। ठीक है, तो कम से कम तो दो व्यक्ति होने चाहिए भाई। अब पार्टनरशिप एक्ट जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन के बारे में कुछ नहीं बोलता, तो क्या कोई लिमिट ही नहीं है, मतलब कितने भी पार्टनर्स हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जब पार्टनरशिप एक्ट साइलेंट है, वहाँ पर हमारा इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 हमें बता रहा है कि भाई नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है वो 50 तक हो सकते हैं, उससे ऊपर पार्टनर्स नहीं जाएंगे। तो मिनिमम हमें पता चल गया 2 होंगे और मैक्सिमम हमारे 50 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास एग्रीमेंट। अब पार्टनरशिप के अंदर एग्रीमेंट तो होना चाहिए, अदरवाइज प्रूफ क्या है, एविडेंस क्या है। तो एग्रीमेंट जो है वो पार्टनरशिप के अंदर होता है, जिसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस की, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया जाएगा, क्या सैलरी, क्या कमीशन, ये सारी की सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, बट रिटन हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, एविडेंस की तरह अच्छा काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। अब हमें पता है भाई, जब भी कोई बिजनेस, हम बोलते हैं बिजनेस, तो बिजनेस का मतलब क्या होता है भाई, प्रॉफिट मोटिव के लिए आप कोई काम कर रहे हो। ठीक है, तो बिजनेस का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव का एग्जिस्टेंस होना चाहिए पार्टनरशिप बनने के लिए। तो यहाँ पर बोला गया कि जो पार्टनरशिप है कैन बी फॉर्म्ड पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन सम बिजनेस। कोई बिजनेस करने के लिए पार्टनरशिप करी जाए और उसमें इरादा क्या हो, आपका इंटेंशन क्या हो, प्रॉफिट अर्न करने का इंटेंशन हो, लेकिन जो बिजनेस है वो भी लीगल होना चाहिए, किसी इलीगल बिजनेस में नहीं घुसना है। ठीक है,
अब यहाँ पर एक जॉइंट पार्ट ओनरशिप को भी स्पेसिफाई किया गया है कि मान लो मैंने कोई बंगलो खरीदा है भाई, ठीक है, पर सेल करने के लिए नहीं, फर्दर सेल के लिए नहीं, दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के साथ खरीदा है, तो वहाँ पर मेरी जॉइंट ओनरशिप हो गई, ठीक है ना। तो वहाँ पर हम पार्टनर्स नहीं हैं, ठीक है, हम को ओनर्स हैं, समझे। तो जॉइंट ओनरशिप जो है किसी प्रॉपर्टी की, उसको पार्टनरशिप नहीं बोल सकते, क्योंकि ना तो आपका आप वहाँ पर बिजनेस करना चाहते हो, आप उसको फर्दर सेल नहीं करना चाहते हो, और ना ही आपको कोई प्रॉफिट मोटिव है, ठीक है। हो सकता है कि हम उसको सेल करें, बट वो हमारा काम नहीं है, ठीक है, हम रेगुलर थोड़ी ना वो काम कर रहे हैं, तो जॉइंट ओनरशिप जो है वो हमारा पार्टनरशिप नहीं हो सकता। नेक्स्ट आता है हमारा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। अब जो डेफिनेशन है उससे ही हमें पता चल रहा है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, एक पार्टनरशिप को एग्जिस्ट करने के लिए। तो जो एग्रीमेंट है ना, उसके अंदर मेंशन होता है कि कितने किस हिसाब से, किस रेशियो में जो प्रॉफिट्स है वो शेयर किए जाएंगे। अब जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में प्रॉफिट शेयर होने ही होने चाहिए। अगर किसी कोई पार्टनरशिप फॉर्म है और उसमें प्रॉफिट शेयर नहीं होते तो वो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कहलाएगी। और यदि पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट शेयर होते हैं और कोई ऐसा पार्टनर है जिसके साथ में प्रॉफिट शेयर नहीं होते, तो वो पार्टनर पार्टनर नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे थी। उसके बाद आता है हमारा रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं इसमें। तो इसके अंदर क्या है, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो कहने का मतलब है कि जब कोई एक व्यक्ति, कोई एक पार्टनर बिजनेस फर्म का कोई काम कर रहा है, तो बाकी सब व्यक्ति क्या होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है, और जो काम कर रहा है वो एजेंट होता है। अब जब कोई और पार्टनर काम करेगा तो वो सारे दूसरे पार्टनर्स प्रिंसिपल होंगे और वो पर्सन क्या होगा, हमारा एजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक व्यक्ति काम कर रहा है ना, उसके लिए सभी के सभी पर्सन जिम्मेदार हैं, सभी के सभी पार्टनर जिम्मेदार हैं। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो एक्ट ऑफ अ पार्टनर, ठीक है, एक्ट ऑफ अ पार्टनर, एक पार्टनर जो एक्ट कर रहा है वो फर्म का एक्ट माना जाएगा, पार्टनर्स का एक्ट माना जाएगा। और यदि सारे पार्टनर्स कर रहे हैं तो सारे पार्टनर्स का एक्ट जो है सभी के लिए भी, सभी सारे पार्टनर्स बाधित होंगे और उस एक्ट को फर्म का एक्ट भी माना जाएगा, ठीक है। तो एक्ट ऑफ अ पार्टनर इज इक्वल्स टू एक्ट ऑफ पार्टनर्स इज इक्वल्स टू एक्ट ऑफ द फर्म, समझे। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पर भाई एक कस्टमर को झूठ वगैरह बोल के किसी एक पार्टनर ने कोई प्रोडक्ट बेच दिया, ठीक है। अब वो कस्टमर क्या आता है, अपना आता है ऑफिस में और बोलता है, वो सारे पार्टनर्स को पकड़ लेता है और वो बोलता है कि तुमने मेरे साथ धोखाधड़ी करी। तो पार्टनर्स ये नहीं कह सकते कि हमें नहीं पता, ठीक है। अगर पार्टनर्स बोलते हैं तो कस्टमर बोलेगा हमें पागल मत बनाओ, हमें पता है एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पार्टनरशिप की, जो कि क्या है, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, जिसके अंदर बोला जाता है कि यदि कोई पार्टनर एक एक्ट करता है तो उसके लिए सभी पार्टनर्स और फर्म जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। तो ये है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट की, यदि कोई एक व्यक्ति काम कर रहा है, पार्टनर एक काम कर रहा है, तो उसके लिए सभी बाध्य हैं, फर्म भी और पार्टनर्स भी। यदि सारे पार्टनर्स काम कर रहे हैं तो वो आपस में भी बाध्य हैं एक दूसरे के काम के लिए, और फर्म भी बाध्य है, समझे। उसके बाद आता है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस कंडक्ट करने का, बिजनेस के कंडक्ट में पार्टिसिपेट करने का राइट सभी पार्टनर्स के पास होता है, और हर एक पार्टनर जो है बाउंड है एक दूसरे के एक्ट के लिए, जो कि हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। अब जो पार्टनरशिप फर्म है ना भाई, उसका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब पार्टनर्स और फर्म एक ही है। अगर फर्म के बिहाफ पे भी कोई फ्रॉड वगैरह हुआ है तो माना जाएगा कि वो पार्टनर्स ने किया, अगर फर्म ने किया तो पार्टनर्स ने किया, पार्टनर्स ने किया तो फर्म ने किया, एक पार्टनर ने किया तो सभी पार्टनर ने किया, समझे। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, एक पार्टनरशिप फर्म का कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। और अगर मान लो फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है या फिर बैंकरप्टी हो जाती है, तो उस केस में जो पार्टनर्स हैं उनकी प्राइवेट एसेट्स को भी यूज़ किया जा सकता है फर्म के डेट्स को पे करने के लिए, यानी कि फर्म के ऊपर जो कर्ज है उसको पे करने के लिए उन जो पार्टनर्स हैं उनकी प्राइवेट एसेट्स का भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी बोला गया कि अगर किसी एग्रीमेंट में फर्म एंटर है तो इसका मतलब है जो हर एक पार्टनर है वो भी एंटर है उस एग्रीमेंट के अंदर। और जॉइंटली बात करें कि ग्रुप ऑफ पार्टनर्स, उन पार्टनर्स को अगर एज अ ग्रुप लेकर के चलो तो उस केस में जॉइंटली भी वो लाइबल है, पर्सनली भी वो लाइबल है उस एग्रीमेंट के लिए जिस एग्रीमेंट में जो फर्म है वो एंटर्ड है, ठीक है ना। तो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।